Good morning, everyone. This is Chapter 12 Biotechnology and its Application, Class 12th Biology. And in yesterday's class, we have discussed this chapter with NCERT PDF. Today, we are going to explain it with the help of a PowerPoint. As you can see, there are various applications of the biotechnology, and the flowchart is telling you that chemical industry, medicines, agriculture, power industry, environmental protection, food industry, chemical industries. These are the application sectors of biotechnology. We can use biotechnology in these spheres of work. And with this help, we can use it for the human welfare. एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम कल हमने देखा था कैसे बीटी कॉटन हमने बनाया था, और एक क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, और कौन सा फील्ड बच गया है यहाँ पर? कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच इज लेफ्ट एयर after the environment, after power industry, after we can say agriculture, food industries, chemical industries, medicines? What else can be there? There can be any field which needs biotechnology, be it any field like space science, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम बायोटेक को यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हम अपना एक फील्ड डाल सकते हैं रिसर्च का, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होगा। इंट्रोडक्शन अगर हम करें बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है कल हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ी थी, चैप्टर 12 में इसकी डेफिनेशन दी भी हुई है। एंड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन biotechnology deals with the industrial scale production of various substances which are useful for human products. और human products के बाद like we have its use in the various field, as we can we have. So this is the application part. In the previous chapter, 11th chapter, we have discussed that how the biotechnology is also called recombinant DNA technology, and in this chapter 12 we will be discussing that इसका use क्या है, what is the use of biotechnology in various industries. जैसे कि फ्लो चार्ट में भी मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, केमिकल इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? इट इज डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको यूज करके हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बायोलॉजिकल बनाते हैं, और लार्ज स्केल पे इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, माइक्रोब्स को यूज करके, प्लांट्स को। हम उसके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और हमने पर्टिकुलर उसमें कौन सी जीन डाली है उसके बेसिस पे उसको हम उसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज के अंदर, बायो फर्मेंटर्स के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रो कराकर अपना प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन देती है बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थेरापेटिक्स में भी हो सकती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के इलाज में थेरेपी। आप थेरापेटिक्स मतलब ऐसे कुछ आप मेडिसिन बना सकते हो जो कि पर्टिकुलर बीमारी को सही कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स, थेरापेटिक्स में डायग्नोस्टिक्स में भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक्स जैसे कि डायग्नोजिंग इज द मेथड बाय विच वी कैन get the know the particular cause of the disease, cause बता सकते हैं करेक्टली कि किसी को बीमारी है तो किससे बीमारी है उसको। तो डायग्नोसिस, जैसे कि आपको पता है, आपने हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ा है, वाइडल टेस्ट। तो वाइडल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? इट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड पैथोजन। तो वाइडल टेस्ट से आप टाइफॉइड पैथोजन बता सकते हो। तो वाइडल टेस्ट इज अ diagnostic test for the
टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी। इन द सेम वे हम बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इनके कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, एक हमने मेथड अभी अभी पढ़ा 11th चैप्टर में, पीसीआर मेथड। पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम जीनोम को बहुत जल्दी से कम से जीनोम अवेलेबल हो हमारे पास सैंपल में, तो उसका डीएनए हम रेप्लिकेट करा के और उसको फिर पर्टिकुलरली एलाइजा जैसे टेस्ट से, सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्शन से, टेस्ट से अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक वेज में बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम कुछ एग्रीकल्चर के लिए ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। प्रोसेस्ड फूड्स बना सकते हैं, बायो रिमीडिएशन करा सकते हैं, वेस्ट की ट्रीटमेंट और एनर्जी का प्रोडक्शन करा सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी यूज। ये कुछ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। Moving to the next thing, major research area of biotechnology to supply best catalyst, microbes, pure enzymes in the form of improved organisms. इनके फॉर्म में हम ह्यूमंस को लार्ज अमाउंट में बहुत सारे इंजाइम्स दे सकते हैं, प्योर इंजाइम्स बनाकर दे सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को के कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर और सही प्रोडक्ट बनवाकर, टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऑप्टिमल कंडीशंस ले सकते हैं जिससे कैटलिस्ट वर्क कर सकता है। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट में जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा तो हमें उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके उसका प्रोडक्ट भी आइसोलेट भी करना पड़ेगा। सो विद दिस आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस है वो देखेंगे हम। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करने में हेल्प आता है, ऑर्गेनिक कल्चर करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी हम बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। So we can increase the food production can be achieved by these three method। इनमें से ज्यादातर जो है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर बायोटेक का यूज है। इट इज हैविंग द बायोटेक यूज। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में पुराने समय में क्रॉप फील्ड की यील्ड इंक्रीज करवाई जाती थी, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज करके, लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करा के तब क्रॉप इंप्रूव करी जाती थी। और अब ऐसा नहीं होता, और अब हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी जीन ऑफ इंटरेस्ट ही हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स में डाल दें क्रॉप्स में, ताकि उनके अंदर नेचुरली ऐसी जीन हो जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करती हो, और उससे हमें लार्ज अमाउंट में हमारा अच्छा क्रॉप मिले। अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं तो ये एक अल्टरनेटिव होता है मैक्सिमम यील्ड पाने का। एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखना क्रॉप में, कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट यहाँ 7 दे रखे हैं। या तो हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के, जैसे विटामिन ए इनरिच्ड राइस बना सकते हैं, विटामिन ए की, कैरोटीन की जीन हम डाल सकते हैं राइस में, तो ऐसी राइस बने जो कि विटामिन ए में रिच होगी। बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसे भी बैक्टीरियाज हम डेवलप करा सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है। टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड और ड्रॉट और सॉल्ट उनको ना लगे, हीट उनको ना लगे, ऐसे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। रिड्यूस रेजिलियंस टू केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो उन पे, ऐसे क्रॉप बना सकते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जिनके फ्रूट्स क्या हो, जिनकी वॉल्स जल्दी डिग्रेड ना हो, एंड ताकि वो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग के बाद भी फ्रेश रहें। एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, हाईली एफिशिएंट मिनरल यूज करने वाले प्लांट्स हम बना सकते हैं ताकि वो आराम से मिनरल्स को लें और उनकी फर्टिलिटी लॉस ना हो सॉइल की। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जिनको कोई डिजीजेस नहीं होती। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम एग्रीकल्चर में काफी सारे तरह तरह के यूजफुल प्रोडक्ट पा सकते हैं। ये उनमें से 7 एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो बनाए हुए हैं उनकी इमेजेस यहाँ दी हुई हैं, आप देख सकते हो। सोयाबीन बनाई हुई है,
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कॉर्न बनाया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से राइस, अभी ऊपर हमने देखा विटामिन ए इनरिच राइस, कॉर्न इज देयर, सोया इज देयर, tomatoes are there, potatoes are there, cotton seeds are there, peas are there, papaya is there, dairy products are there, which are developed from the biotechnology. देन पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में हमने कल भी दो प्लांट्स को देखा था, एक बीटी कॉटन और एक वॉर्म का राउंड वॉर्म रेजिस्टेंट वॉर्म टोबैको प्लांट था. डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड. अगर हम ऐसे प्लांट ही बना लेते हैं जिसके अंदर जीन हमने डाल दी है जिससे पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा, तो वो प्लांट को पेस्टिसाइड डालने की ऊपर से कोई जरूरत ही नहीं, उसको पेस्ट खाएगा ही नहीं. ऐसा प्लांट बनाया है हमने. बीटी टॉक्सिन टारगेट प्रोटीन है जो कि इसका जो बीटी जो जीन है वो क्या बनाती है, टॉक्सिन जीन आइसोलेट करी जाती है बीटी यानी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, और इसमें से इस बीटी टॉक्सिन जीन को ये बनाती है इसको इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे बोला जाता है प्रोटॉक्सिन. ये प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया में तो इस कंडीशन में नहीं होता कि ये टॉक्सिक हो, ये इनएक्टिव होता है. बट अगर कोई इस प्रोटॉक्सिन जीन के और प्रोटॉक्सिन को क्रिस्टल प्रोटीन को इनगल्फ कर लेता है कोई इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट के अंदर जाकर फिर टॉक्सिक एलिमेंट में बदल जाता है जिसे कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन. और देन वो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन को पोर उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, इंसेक्ट को मार देता है. मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इन बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन प्रोटीन विच किल्स इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरा एंड टोबैको बड वर्म्स. इन सबको क्लियर कर इन सबको खत्म करने का काम करता है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन. अलग अलग वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स को किल करता है. लेपिडोप्टेरन जिनके अंदर टोबैको बड वर्म्स आते हैं, आर्मी वर्म्स आते हैं, एंड कोलेप्टेरन्स इंसेक्ट जिनके अंदर बीटल्स आती हैं, डिफरेंट इंसेक्ट जिसमें फ्लाइज और मस्कीटोज आते हैं. इनको सबको बीटी टॉक्सिन की जीन इनके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है. बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ प्रोटीन क्रिस्टल्स एट पर्टिकुलर फेज. बैक्टीरियाज के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाती है बीटी जीन. एंड बीटी टॉक्सिन एक्सिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, जैसा आपको बताया इनएक्टिव रहता है, बट ऑन इंजेक्शन बाय इंसेक्ट, जब इसे इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेते हैं अल्कलाइन पीएच में उनके इंटेस्टाइन में ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं इसके क्रिस्टल, और इन क्रिस्टल का काम होता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिड गट की एपिथेलियम को लाइन करता है और वहां पे जाकर पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन स्वेल हो जाती हैं और इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो इंसेक्ट किल हो जाता है आफ्टर इनगल्फिंग सम मटेरियल ऑफ दैट बीटी प्लांट. बीटी टॉक्सिन आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया से सबसे पहले एंड कोडेड बाय द एंजाइम क्राई. ये क्राई एंजाइम यानी क्राई फॉर हियर इज क्रिस्टल, ये क्रिस्टल प्रोटीन की जीन है इसीलिए इसको क्राई जीन बोला जाता है. डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इन्हें क्रॉप्स में डालकर हम लोग बीटी प्लांट्स बनाते हैं. क्राई 1AC ये एक जीन है, क्राई 2AB ये दूसरी जीन है, और ये किस में डाली गई है, कॉटन बॉल बॉम्ब्स में डाली गई हैं. क्राई 1AB कॉटन बोरर में, कॉर्न बोरर में डाली गई है, और इसका यहाँ पर इफेक्ट है कॉर्न बोरर्स. I think it is clear, and now we will move to how the steps are there. अब Bacillus thuringiensis का ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये बैक्टीरिया है रॉटशिल का क्रोमोसोमल डीएनए होगा, इसमें ही इसकी क्राइजीन का भी जीन का डीएनए होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्राइजीन हम निकाल लेंगे. डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, आइसोलेट कर लिया हमने क्राइजीन को, एंड देन इसके बाद हमने इसको टाइप्लाज्मिड की मदद से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशंस के अंदर डाल दिया, और उसके वजह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन से फिर इस प्लांट को के सेल्स को कल्चर कराया, और इस प्लांट के सेल से टिश्यू कल्चर से हमने एक ऐसा प्लांट पा लिया जिसके अंदर क्राइजीन इनकॉर्पोरेटेड है. क्राइजीन इनकॉर्पोरेटेड वाला टेलर प्लांट है ये, और ये डिजाइंड प्लांट अभी ये बीटी प्लांट कहलाएगा. एंड दीज बीटी प्लांट्स विल बी नाउ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स. ये को कोई भी कैटरपिलर कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट के पत्तों को अगर खाएगा तो वो किल हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर क्राइजीन जा चुकी है. यहाँ पर जो हमने बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से जो क्राइजीन निकाली है, बी बैसिलस thuringiensis, तो यहाँ से जो हमने निकाली है दैट जीन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशंस वेक्टर.
उसके अंदर उसके tDNA के थ्रू वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ये बैक्टीरिया ने जब इसे इन्फेक्शन किया प्लांट सेल्स को, प्लांट सेल से फिर टिश्यू कल्चर से हमने प्लांट पा लिया और उस प्लांट से हमको ऐसा प्लांट मिला जो बीटी प्लांट बन गया। उसके अंदर क्राइजीन है और इसको इंसेक्ट नहीं खाता। इंसेक्ट अगर खाएगा तो उसकी इंटेस्टाइन्स ब्रेक हो जाएंगी और वो किल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड हियर आल्सो इट इज शोन कैसे इफेक्ट है इसका। बीटी जीन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैसिलस इनटू कॉर्न। कॉर्न में फॉर एग्जांपल इन्होंने डाला है बैसिलस thuringiensis से, अब ये बीटी कॉर्न बन गया है। बीटी कॉर्न यानी एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्राइजीन है। एंड बीटी कॉर्न के को जब कोई कैटरपिलर खाता है, इसके पत्तों को अगर ये चुई करेगा कैटरपिलर, तो कैटरपिलर यूरोपियन कॉर्न बोरर फीड्स ऑन द कॉर्न प्लांट इंजेस्ट एंड प्रोटीन कोडेड बाय द बीटी जीन। बीटी जीन का क्रिस्टल इसके अंदर चला जाता है प्रोटॉक्सिन, एंड बीटी प्रोटीन पेनिट्रेट्स एंड कोलैप्सेस द सेल लाइनिंग। इसकी मिड गट को इंटेस्टाइन को ही पोर कर देता है, पोरस करता है, जिससे ही मर जाता है। the worm will be killed। तो नेचुरली वर्म किल होता जाएगा। यहाँ पर एक्शन और भी बताया हुआ है फ्लो चार्ट के थ्रू। दिस कैन ऑल्सो बी अल्टरनेटिवली स्प्रेड। अगर कॉर्न के ऊपर हमने बैसिलस thuringiensis के बैक्टीरिया को स्प्रे भी कर दिया के कल्चर को, और फिर उसके लीफ अगर कोटेड है इस बैक्टीरिया से और उसको इंसेक्ट ने खाया है, तो उसके अंदर भी टॉक्सिन जाएगा अल्कलाइन पीएच में, वही दोबारा से स्वेलिंग हो जाएगी गट की, और गट क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, गट के अंदर से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा इंसेक्ट, डेथ ऑफ इंसेक्ट विल बी देयर। तो इस वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बना सकते हैं। नाउ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात है तो बीटी टॉक्सिन टॉक्सिक नहीं होता हर पेस्ट के लिए, पर पेस्ट बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट बीटी टॉक्सिन। पेस्ट भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं बीटी टॉक्सिन के लिए, और ये सभी पेस्ट के लिए काम नहीं करता, सिर्फ कॉलेप्टन डेप्टरेंस जो हमने ऊपर कैटेगरीज देखी उनके लिए काम करता है। तो एक अनदर अप्रोच है कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स दूसरे मेथड से कैसे पा सकते हैं। तो दूसरा मेथड है आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi, जिसके अंदर मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निशिया नाम के राउंड वॉर्म्स का एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है कि ये राउंड वॉर्म टोबैको के प्लांट में रूट्स में इन्फेक्शन करता है। तो ये राउंड वॉर्म टोबैको में इन्फेक्शन करता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस से हमने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करवाना है, तो उसकी एक मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करवाना। आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक मेथड की तरह काम आता है, सेल डिफेंस का एक मेथड है ये। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अ टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल टू एनहांस और इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। और इससे क्या किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है, और ये आरएनए मॉलिक्यूल इनहिबिट करता है एमआरएनए को, जो कि एक राउंड वॉर्म का एमआरएनए होता है, और उससे उसकी ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करके और उसको किल करा देता है राउंड वॉर्म को। राउंड वॉर्म से इन्फेस्टेशन जो रूट में हो रहे थे वो अब नहीं रह पाते। इस तरह का इसका एक्शन होता है आरएनए इंटरफेरेंस का। सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स कहाँ से मिल सकता है हमको, या तो ये आरएनए वायरस से मिल जाएगा या ट्रांसपोजोन्स यानी जेनेटिक एलिमेंट से मिल जाएगा जो आरएनए इंटरमीडिएट से रेप्लिकेट करते हैं। ट्रांसपोजोन्स कुछ ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव कर सकते हैं और अपने आप का नंबर भी बढ़ा सकते हैं। उनके पास खुद की इंजाइम्स होती हैं ट्रांसपोजेज नाम की, जो उनको मल्टीप्लाई करती हैं, कॉपी करती हैं एंड बढ़ा देती हैं उनका नंबर। तो अगर हम ऐसे ट्रांसपोजोन्स में, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स में कुछ ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के सीक्वेंसेस रख देंगे जो कि मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निशिया राउंड वॉर्म्स के लिए स्पेसिफिक है, तो वो जाकर अंदर एक आरएनए इंटरफेरेंस का पाथवे ऑन कर देंगी, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन्स राउंड वॉर्म के बनने बंद हो जाएंगे एंड राउंड वॉर्म का ग्रोथ उस प्लांट में इनहिबिट हो जाएगा। मेथड 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस। इस मेथड से हम आरएनए इंटरफेरेंस डेवलप करा सकते हैं, उसकी भी कुछ वेक्टर मोड से, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम जेनेटिकली इंजीनियर टू इंट्रोड्यूस निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। हम इस वाले एग्रोबैक्टीरियम जो एक नेचुरल
वेक्टर होता है उसको उसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंसर्ट कराकर और उससे प्लांट को इन्फेक्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो जीन डायरेक्टली वो प्लांट में ट्रांसफर कर दें। निमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। अगर निमेटोड ने स्पेसिफिक जीन्स होस्ट प्लांट में डाल दी तो ये प्लांट निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। एंड डीएनए इंट्रोड्यूस्ड विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। जो डीएनए उस प्लांट में डाला गया है उससे दोनों आरएनए बनेंगे, सेंस आरएनए भी बनेगा, एंटी सेंस आरएनए भी बनेगा राउंडवॉर्म का। सिंस सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस। क्योंकि एंटी सेंस और सेंस आरएनए जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होंगे वो इनिशिएट कर देंगे आरएनए इंटरफेरेंस। उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस होगी roundworm में। when nematode infest the plant introduced of nematode genome take place presence of double stranded RNA silencing the specific mRNA। जब निमेटोड ऐसा कुछ प्लांट मटेरियल इंजेस्ट करेगा जिसके अंदर इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनएज एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी उसके एमआरएनएज भी एसेंशियल प्रोटीन के इनहिबिट हो जाएंगे। and as a result the nematode will be dying due to this RNA interference. Parasite will not be able to survive in the host which expresses the interfering RNA। ऐसा होस्ट ऐसा प्लांट जो आरएनए इंटरफेरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है उसमें ये पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाएगा, निमेटोड ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये प्लांट बन जाएगा पेस्ट रेजिस्टेंट, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा हमारा। तो ये दोनों बीटी कॉटन की टेक्निक और आरएन इंटरफेरेंस की टेक्निक दोनों पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में ही काम आती हैं, जो आज हमने डिस्कस करी। चाहे हम बीटी कॉटन के प्लांट बनाएं, बीटी कॉर्न बनाएं या पोटैटोज बनाएं, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हमने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं एंड जिनसे इनमें इंसेक्ट नहीं लगते, कीड़े नहीं इनको खराब करते नेचुरली। इसमें हमें इंसेक्टिसाइड की जरूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरी, हमने राउंडवॉर्म से रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट्स डेवलप करवाए हैं थ्रू द आरएनए इंटरफेरेंस। दिस वाज फॉर टुडे। Today we have just revised what we have discussed yesterday with the NCERT through a PowerPoint presentation in a bulleted points. So ये आपको I hope ज़्यादा clear हुआ होगा, and the PowerPoint will be shared in your class. You will be completing these notes. So I'm ending the class.